नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान री बातें पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट विज्ञान की बात करेंगे। विज्ञान में हम बायोलॉजी से शुरू करते हैं। बायोलॉजी में देखते हैं कौन से टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, दूसरा पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र के साथ ही हम प्रकाश संश्लेषण भी कवर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण कवर करेंगे। और तीसरा टॉपिक है आहार एवं पोषण। चौथा है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या पढ़ना है हमको? हार्मोन पढ़ने। इस हार्मोन के साथ ही हमको पादप हार्मोनों का भी ध्यान रखना है। पांचवा टॉपिक है श्वसन तंत्र। छठा है उत्सर्जन तंत्र, जंतुओं में जनन, मानव रोग, कोशिका कोशिका विभाजन, उत्तक और जैव भू रासायनिक चक्कर। एक कंकाल तंत्र रह गया, वो उत्तक के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र एक प्रकार का उत्तक है जिसमें संयोजी उत्तक में काम आएगा। ये कंकाल तंत्र वहाँ आएगा, वहाँ एक साथ ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने पहले टॉपिक रक्त परिसंचरण से शुरू करेंगे। अपना पहला टॉपिक क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है ब्लड, रक्त पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? हार्ट। और क्या पढ़ना है? रक्त वाहिका। इन सबसे मिलकर क्या बनेगा? रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड, हार्ट और रक्त वाहिका पढ़ लेंगे तो हमारा ये टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा हो जाएगा। इनकी बात करने से पहले हम रक्त परिसंचरण की दो चार बातें देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन था रक्त परिसंचरण तंत्र का? एक ध्यान रखना है, रक्त परिसंचरण का अध्ययन स्टडी क्या कहलाती है? और रक्त परिसंचरण की उत्पत्ति कहाँ होती है, कहाँ से होती है उत्पत्ति? ठीक है, खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंजियोलॉजी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण की परत मेसोडर्म से। भ्रूण की परत मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्म बोल दो इसको, मेसोडर्म से होती है। मेसोडर्म परत से। मेसोडर्म परत समझाता हूँ आपको क्या होती है। जब कोई शुक्राणु है और ये क्या है? अंडाणु। शुक्राणु, अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो एक संरचना का निर्माण होगा जिसको क्या बोलते हैं? जायगोट। इसमें केवल एक कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है? एक। सुई की नोक के समान आकृति होती है, जो बहुत ज़्यादा छोटी। एक कोशिका से कितनी बनेंगी? दो। दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, 128, 256। यहाँ तक क्या होता है? ये भ्रूण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में गर्भावस्था हो जाती है। भ्रूण में क्या होती है? 3 परतें होती हैं, 1, 2, 3। आंतरिक परत का नाम क्या है? एंडोड्रम। बीच वाली परत का नाम क्या है? ये याद रखना है हमको, मेसोड्रम। मेसोड्रम से ही रक्त परिसंचरण की उत्पत्ति होती है। और बाहर वाली कौन सी है? एक्सोड्रम। 3 परतें, इनको यहाँ याद नहीं रखना है, आगे आएगा तब दोबारा देखेंगे। लेकिन याद रखना है मेसोड्रम क्या है। मेसोड्रम नाम बोलते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भ्रूण की कौन सी परत है? बीच वाली। मेसोड्रम का नाम लेते ही समझ में आना चाहिए बीच वाली परत की बात हो रही है। ठीक है,
इसके आगे देखो क्या पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको कितने भागों में बांटेंगे, आपको पहले बताया ना कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। तीन भाग कौन से पहला भाग है ब्लड, ब्लड को बोलते हैं रक्त। दूसरा भाग कौन सा है, हार्ट, हृदय बोल दो। और क्या पढ़ना है, रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका कितनी होती है, आपने 2 का तो नाम सुना होगा, 3 होती। एक तो हो गई धमनी, एक हो गई धमनी, एक हो गई धमनी, दूसरी कौन सी हो गई शिरा, और तीसरी कौन सी हो गई केशिका। ये भी एक रुधिर वाहिका है जो धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे, ब्लड पढ़ते हैं सबसे पहले ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड, रक्त पढ़ते हैं। रक्त क्या है, एक आपको सीधा प्रश्न आएगा, रक्त है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। याद क्या रखना है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ये उत्तक में दोबारा नाम आएगा, तरल संयोजी उत्तक है। तब मैं आपको पूछूंगा कि रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण क्या है, तरल ब्लड है, उसको मैं वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। उत्तक क्या करता है, उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक क्या होता है संयोजी उत्तक, और संयोजी उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रकार कौन सा है, तरल। अपने को तो ये नाम याद रखना है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ब्लड की क्या कहलाएगी, इमेटोलॉजी, इमेटोलॉजी क्या कहलाएगी, इमेटोलॉजी। हिम का अर्थ ही क्या होता है, रक्त। जहाँ हिम से नाम दिख जाए ना, उसको समझना है रक्त से संबंधित है, लेकिन रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, इमेटोलॉजी। मैं आपसे पूछ लूँ, रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रक्त बनने की प्रक्रिया, रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। शुरू तो कहाँ से होगी, हिम से ही होगी, लेकिन उसका नाम क्या है, हिमोपोइसिस। क्या होती है, हिमोपोइसिस। ये क्या है, रक्त बनने की प्रक्रिया। फिर मैं आपको पूछ लूँ, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इधर सिर्फ यही याद रखना है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा भी लाल और पीली 2 प्रकार की होती है, वो आगे आएगा जैसे जैसे बात करते जाएंगे। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। रक्त का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा, बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। सम ठीक है, इतनी बातें याद रखनी। और अगली बात तो आपको ध्यान ही होगा, सामान्य व्यक्ति में रक्त कितना होता है, सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा, व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। ये पुरुष की बात हो रही है। मैं आपसे पूछ लूँ, महिलाओं में कितना होता है, फीमेल में, फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर। आप बोलोगे कम क्यों है, इसका एक लाइन और लिखो पहले, फिर समझ में आएगा। सामान्यतः, सामान्यतः व्यक्ति में रक्त की मात्रा, मात्रा उसके शारीरिक भार की, भार की 7 से 8% होती है। सामान्य देखा जाता है महिला में पुरुषों की तुलना में भार कम होता है, इसलिए उसमें मात्रा भी कम होगी। फिर मैं आपको पूछ लूँ, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाएगी, रक्त परिसंचरण तंत्र की है ना, वहीं से होगी। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होगी, रक्त की उत्पत्ति, उत्पत्ति कहाँ से होगी, भ्रूण की मिसोड्रम परत से, भ्रूण की
मिजोरम परत से। मिजोरम परत कौन सी बताई मैंने आपको? मध्य वाली परत को क्या बोलते हैं? मिजोरम परत। उसी से क्या होगी? रक्त की उत्पत्ति होगी। फिर मैं आपको पूछ लूँ, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, पीएच मान क्या होता है? 7.4। 7.4 कैसा होता है? हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय। पीएच का नाम आया है तो आपको दो बातें इसकी बता देते। देखो, पीएच नाम आया, इसका फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोलना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलना है। पीएच स्केल आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में आती है ना, इधर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। पीएच स्केल में मान कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक, और बीच में कितना होता है? 7। जिसका मान 7 है वो तो क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन। 7 से ऊपर जितना भी है वो क्या होते हैं? क्षारीय। और 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय। एक नाम सुना भी होगा, हल्का क्षारीय, वो इसको बोलते हैं दुर्बल। दुर्बल भी बोल सकते हो, दुर्बल क्षारीय या हल्का क्षारीय। मैं बोल दूं प्रबल क्षारीय कौन सा होगा? जिसका मान 14 के जितना नज़दीक होगा ना, वही क्या होगा? प्रबल क्षार होगा। मतलब क्या हुआ? 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। फिर मैं बोल दूं प्रबल अम्लीय के क्या होगा? जिसका मान 0 के जितना निकट होगा ना, वो उतना ही अम्लीय होगा। मतलब 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता का मान घटता है। ये बात याद रखनी है, लेकिन इसको यहाँ ध्यान नहीं रखना, बाकी बातें आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, रक्त की बात हो रही है। रक्त है, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड, रक्त। रक्त में क्या क्या मिलेगा आपको? दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा आपको प्लाज्मा, और दूसरा क्या मिलेगा? रुधिर कणिकाएं। एक तो क्या मिलेगा? प्लाज्मा, और क्या मिलेंगी? रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, कणिकाएं। मैं आपसे पूछ लूँ, ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? तो इसका जवाब होगा आपके 55%। और रुधिर कणिकाएं फिर कितनी होंगी? कितनी होंगी? 45%। फिर मैं आपको रुधिर कणिका के बारे में पूछ लूँ कि रुधिर कणिकाएं कौन सी होती हैं? आप जानते हैं 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं। कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ये क्या होती हैं? 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं। इनमें से मैं पूछ लूँ 45% तो टोटली रुधिर कणिकाएं हैं। उनमें से मैं पूछ लूँ आरबीसी कितनी होती हैं? ये कितनी होती हैं? 99%। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर कितनी होंगी? 1%। फिर एक आपने सुना होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। आपको उल्टा पूछ ले, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होगा? तो 1:600 होगा। इतना देखने के बाद हम पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर रुधिर कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी की बातें होंगी। तो हम हेडिंग डालते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा रुधिर में कितना % होता है? याद रखना है आपको, 55%। फिर मैं पूछ लूँ प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा में ध्यान रखना है, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या होगा? प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? जल की होगी। सर्वाधिक मात्रा किसकी होगी? जल की। कितना होगा? 90 से 92% होता है। अधिक जगह आपको 90 मिलेगा, फिक्स नहीं होता, लेकिन 90 से 92% होता है। फिर मैं पूछ लूँ आपको, प्लाज्मा में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? प्लाज्मा में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 90 से 92% तो जल हो गया, और बचा वो क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, 8 से 10%। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में पूछ लूँ मैं, ज़्यादा कौन है? तो इनमें से ज़्यादा कौन है? कार्बनिक पदार्थ। नीचे एक बात याद रखना, इनमें से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थों में 7 से 8% क्या होता है? कार्बनिक। और मैं पूछ लूँ कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक क्या माना जाता है? तो इनमें से प्रोटीन की संख्या है ना, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाएगी? प्रोटीन की मात्रा पाई जाएगी 6 से 7%।
ध्यान रखना है। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी। देखो दोबारा देखो, ब्लड में क्या क्या है, ब्लड में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितना है 55%, रुधिर कणिकाएं कितनी हैं 45%। रुधिर कणिकाएं को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उनमें से आरबीसी की मात्रा कितनी है 99% और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर कितना है 1%। अब मैं पूछ लूँ इन तीनों में सर्वाधिक तो आरबीसी है, आपको मैंने बता दिया। इनमें सबसे ज़्यादा कौन है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होती है प्लेटलेट्स। आपने देखा होगा इसकी संख्या तो 3-4 लाख होती है, 3 से 4.5 लाख, लेकिन इसकी 12-13, 11 से 13 हज़ार के मध्य होती है। तो 2 नंबर स्थान प्लेटलेट्स का होता है, 1 नंबर आरबीसी और दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी। फिर प्लाज्मा को पढ़ना शुरू किया। प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है रक्त में 55%। और प्लाज्मा में भी सर्वाधिक क्या मात्रा होता है जल, और जल कितना होगा 90 से 92%। फिर मैं पूछ लूँ प्लाज्मा में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है 8 से 10%। कार्बनिक पदार्थ कितने होंगे 7 से 8%। और कार्बनिक पदार्थों में भी प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है 6 से 7%। अब आपको क्या पढ़ना है, प्लाज्मा में प्रोटीन। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है वो बताता हूँ। प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन 4 प्रोटीन होती हैं। मैं एक बार आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक है, लिख बाद में देंगे। प्लाज्मा में 4 प्रोटीन मिलेंगी। एक तो मिलेगी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, और दूसरी कौन सी मिलेगी ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरी कौन सी मिलेगी, तीसरी और चौथी को याद रखना है। तीसरी तो क्या कौन सी मिलेगी प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, और चौथी कौन सी मिलेगी फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। मैं अब इनको पूछ लूँ। फिर ग्लोब्यूलिन को हम 3 भागों में देखेंगे। एक तो कौन सा अल्फा ग्लोब्यूलिन, दूसरी कौन सा बीटा ग्लोब्यूलिन, और तीसरी कौन सा गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। अब आपको कौन सी भी पूछ ले कि प्लाज्मा में कौन सी भी प्रोटीन का नाम ले जिसका निर्माण या संश्लेषण कहाँ से होगा, तो सभी का आंसर क्या होगा यकृत। सभी की उत्पत्ति, निर्माण और संश्लेषण कहाँ होगा यकृत से। कार्य अलग अलग है, लेकिन एक इनमें से प्रोटीन है गामा ग्लोबुलिन। इसका निर्माण कहाँ होगा यकृत में नहीं होगा, इसका निर्माण कहाँ होगा लिम्फोसाइट में। इसका पूछने का ज़्यादा चांस रहता है क्योंकि बाकी का निर्माण कहाँ हो रहा है यकृत में, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, आगे आएगी तब दोबारा बताएंगे। फिर मैं पूछ लूँ इनका काम क्या है। एल्ब्यूमिन का काम क्या है, प्रासरण दाब का नियमन करेगी। क्या करेगी, प्रासरण दाब का नियमन करेगी। फिर मैं आपको पूछ लूँ एल्फा का काम क्या है। एल्फा क्या करेगी, कॉपर का परिवहन करेगी, कॉपर का परिवहन रक्त में। और बीटा क्या करेगी, आयरन, एफ ही आयरन का परिवहन करेगी। और गामा क्या करेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेगी। इसको बोल सकता हूँ मैं एंटीबॉडी निर्माण में सहायक होगी। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। देखो प्लाज्मा में प्रोटीन कितनी है 4। पहली का नाम क्या है एल्ब्यूमिन, दूसरी का ग्लोब्यूलिन, तीसरी का प्रोथ्रोम्बिन, चौथी का फाइब्रिनोजन। फिर ग्लोब्यूलिन के 3 भाग, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। आपको कौन सी भी का पूछ ले निर्माण या संश्लेषण कहाँ होगा यकृत में, सिर्फ एक को छोड़कर, कौन सी को, गामा ग्लोब्यूलिन को छोड़कर। इसका निर्माण कहाँ होगा लिम्फोसाइट में। फिर इनका कार्य पूछ ले, प्रासरण दाब में क्या होगा एल्ब्यूमिन, और अल्फा ग्लोब्यूलिन क्या करेगी कॉपर का परिवहन, और बीटा ग्लोब्यूलिन क्या करेगी आयरन का परिवहन, और गामा ग्लोब्यूलिन क्या करेगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीबॉडी का निर्माण, या मैं बोल सकता हूँ इम्यूनो ग्लोब्यूलिन लीन के निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, तो अब हमको सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ मैं। समझ में आया, 4 प्रोटीन मिलेंगी, कारण सीक्वेंस का काम क्या है याद रखना है इन सभी को। देखो प्लाज्मा में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन, पहली प्रोटीन का नाम बोलो। पहली प्रोटीन कौन सी मिलेगी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन,
एल्ब्यूमिन, ये कितनी होती है 4%। आपको पूछ ले प्लाज्मा में सर्वाधिक कौन सी मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। इसका निर्माण कहाँ से होगा, निर्माण बोल दो, संश्लेषण बोल दो, संश्लेषण कहाँ से होगा, यकृत, सभी का यकृत से होगा एक को छोड़कर, ठीक है। इसका निर्माण या संश्लेषण कहाँ होगा, यकृत से। इसका कार्य क्या है, कार्य है रक्त में प्रासरण दाब, प्रासरण दाब का नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, ठीक है। ये बात यहाँ लिख लो दोबारा, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन, पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। अब दूसरी प्रोटीन कौन सी बताई मैंने आपको, दूसरी की यहाँ बात करते हैं। दूसरी प्रोटीन कौन सी बताई, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के कितने भाग बताए, इसका पहला भाग बताया मैंने अल्फा ग्लोब्यूलिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन। निर्माण कहाँ होगा, निर्माण बोल दो, संश्लेषण बोल दो, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। और कार्य क्या करेगी ये, रक्त में कॉपर का परिवहन, कॉपर का परिवहन, कॉपर का परिवहन, रक्त में कॉपर का परिवहन, रक्त में कॉपर का परिवहन। इसमें दूसरी कौन सी बताई, बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन। इसका निर्माण भी कहाँ होगा, निर्माण, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। और इसका कार्य क्या होगा, रक्त में आयरन, आयरन का परिवहन, आयरन का परिवहन कौन करेगी, बीटा ग्लोब्यूलिन। और तीसरी कौन सी बताई, तीसरी बताई गम्मा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। इसका निर्माण कहाँ होगा, निर्माण, इसका निर्माण कहाँ होगा, लिम्फोसाइट में, कहाँ होगा, लिम्फोसाइट में। बाकी सभी का निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में, इसका याद रखना, इससे पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे क्योंकि बाकी का सभी का निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में हो रहा है। इसका निर्माण कहाँ होगा, लिम्फोसाइट में। इसका कार्य क्या है, कार्य, इसका कार्य क्या होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना। या मैं बोल सकता हूँ, क्या बताया था, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के निर्माण में सहायक, ठीक है, निर्माण में सहायक। फिर तीसरी और चौथी क्या बताई, तीसरी प्रोटीन का नाम क्या है और चौथी प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। इन दोनों का निर्माण एक साथ देखो, इन दोनों का निर्माण कहाँ से होगा, निर्माण तो होगा यकृत में, निर्माण कहाँ होगा, यकृत में। लेकिन इनका कार्य क्या होगा, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। दोबारा देखो, हमने शुरू किया क्या थे आज, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र शुरू किया। रक्त परिसंचरण में तंत्र में देखो,
रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोजकर्ता कौन है? विलियम आर्वे। अध्ययन की रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। रक्त परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भ्रूण की मेसोडर्म परत से। फिर रक्त परिसंचरण में हमको क्या क्या पढ़ना है? रक्त, हृदय और रुधिरवाहिका। रुधिरवाहिका कितनी होती है? धमनी, शिरा और केशिका। केशिका धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करेगी, ठीक है। बात करते हैं रक्त की। रक्त एक तरल संयोजक है, याद रखना है। अध्ययन क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। रक्त बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? हेमोपोइसिस। और रक्त का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होगी? भ्रूण की परत से। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, हल्का क्षारीय। सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर, वहीं फीमेल में कितनी होगी? 4 से 5 लीटर। सामान्य व्यक्ति में रुधिर उसके शारीरिक भार का 7 से 8% होता है। रक्त में हमको क्या क्या पढ़ना है? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा कितने परसेंट? 55%। रुधिर कणिकाएं कितनी? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी कितनी है? 99%। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितनी है? 1%। इनमें से भी पूछ ली ज़्यादा कौन सी है? प्लेटलेट्स। 3 नंबर पर कौन होती है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1। फिर बात करी हमने प्लाज्मा की। प्लाज्मा कितने परसेंट है? 55%। फिर आपको पूछ रहे प्लाज्मा में भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। कितना? 90 से 92%। प्लाज्मा में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होगी? 8 से 10%। इनमें से पूछ ले ज़्यादा कौन मिलेगा? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ कितना मिलेगा? 7 से 8%। और कार्बनिक पदार्थों में ज़्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन। प्रोटीन कितनी मिलेगी? 6 से 7%। प्लाज्मा में प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रकार की बताई? 4। कौन सी? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फिर ग्लोबुलिन के कितने भाग? 3। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। सभी का निर्माण या संश्लेषण पूछ ले तो एक बात याद रखनी है, कहाँ होगा? यकृत में, ठीक है। तो देखो एल्ब्यूमिन 4% पाई जाती है। सर्वाधिक प्लाज्मा में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती कौन सी पाई जाएगी? एल्ब्यूमिन। कितनी? 4%। निर्माण संश्लेषण कहाँ होगा? यकृत में। कार्य क्या होगा? प्राशन दाब का नियंत्रण रखना। और ये बात यहाँ दोबारा लिख दी, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। ग्लोबुलिन कितनी होती है? 2 से 2.5%। अल्फा ग्लोबुलिन निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। कार्य कॉपर का परिवहन। ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन में देखो निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। और कार्य आयरन का परिवहन। गामा ग्लोबुलिन का निर्माण कहाँ होगा? इसका ये निर्माण याद रखना है, ठीक है। इस पे पूछने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। कहाँ होगा? लिम्फोसाइट में। कार्य क्या होगा? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना अर्थात एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक। इम्यूनोग्लोबिन भी बताया था आपको एक, है ना? इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबुलिन के निर्माण में सहायक। तीसरी और चौथी कौन सी थी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। दोनों की मात्रा कितनी है? 0.33%। ये परसेंटेज याद मत रखो, एक ही बात याद रखनी है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी? इनका निर्माण कहाँ होगा? यकृत में। कार्य कहाँ होगा? रक्त का थक्का बनाने में सहायक। इसके आगे हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है। रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस, थक्का कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। उससे पहले एक बार ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारी क्लास कैसे लगी। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।